अपन कल फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। अब वहां से आगे हम बात करेंगे फिरोज तुगलक की। किसकी? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। मैंने आपको बताया था इसका जो समय है 1351 से 1388 ईस्वी तक। कब तक का है? 1351 से 1388 ईस्वी तक का था। और हम इसकी क्या देख रहे थे? प्रारंभिक कठिनाइयां। प्रारंभिक कठिनाइयां देख रहे थे। सबसे पहली जो हमने कठिनाई देखी थी वो थी सेना का अव्यवस्थित होना। अव्यवस्थित होना पहली कठिनाई उसकी क्या थी? सेना का अव्यवस्थित होना। अर्थात हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के कारण सारी सेना क्या हो गई थी? अव्यवस्थित हो गई थी। और उसके कार्यों की वजह से, उसकी योजनाओं की वजह से। अतः ये समस्या किसके सामने आ रही थी? फिरोज तुगलक के सामने आ रही थी। दूसरी जो समस्या उसके सामने आई वो थी मंगोलों का विद्रोह। किसका विद्रोह? का विद्रोह। देखो, ये मंगोल कौन थे ये समझो एक बार। मैंने आपसे कहा था कि कुछ समय पहले बलबन और अलाउद्दीन के समय के आसपास कुछ मंगोल दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बस गए थे भाई। आसपास वाले जो क्षेत्र में बस गए थे कुछ मंगोल है जो, इन्होंने फिरोज तुगलक के सामने क्या कर दिया? विद्रोह पैदा कर दिया। अर्थात ये वैसे तो मुसलमान बन गए थे कौन ये? यानी कि नव मुसलमान कहलाए। ये भी फिरोज के समय क्या कर रहे थे? विद्रोह। समय समय पर विद्रोह करते थे। यानी कि जैसे ही स्थिति डामाडोल हुई सत्ता की, उसी समय ये अपना सर उठा लिया करते थे। अर्थात विद्रोह कर लिया करते थे, विद्रोह कर दिया करते थे। तीसरा, जो इसके तीसरे यानी कि हम बात करें कठिनाई की तो वो थी कि खुदाबंद द्वारा विद्रोह। खुदाबंद द्वारा विद्रोह, ये तीसरा था। याद रखना, खुदाबंद मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बहन। किसकी बहन थी? मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी। और ये अपने बेटे दावर मलिक को सुल्तान बनाना चाहती थी। किसकी बहन थी ये? मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी। और ये अपने बेटे दावर मलिक को क्या बनाना चाहती थी? सुल्तान बनाना चाहती थी। इसलिए फिरोज तुगलक के खिलाफ इसने क्या किया था? विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। अतः ये भी एक समस्या पैदा हो रही थी किसके सामने? फिरोज तुगलक के सामने।
इतना ही नहीं, चौथा हम बात करें, जनता इस समय असंतुष्ट थी। जब फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था, उससे पहले हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक से पूरी जो जनता थी, यानी कि दिल्ली की जनता थी, वो ही नाराज थी। मैंने आपको बताया था कि वो जनता उसे परेशान करने के लिए पत्र भी लिखा करती थी। ठीक है, तो जो जनता किससे नाराज है? फिर मोहम्मद बिन तुगलक से। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठ रहा है? फिरोज तुगलक। तो जनता तो इससे भी नाराज है, क्योंकि ये भी जानती है जनता कि ये भी कौन सा तुगलक है, उसी का भाई है। अगर इसने भी ऐसे ही कार्य किए तो ये हमको और परेशान करेगा। तो जनता भी इससे क्या थी? असंतुष्ट थी। जनता भी क्या मानी गई है इस समय? असंतुष्ट मानी गई है। इसके बाद चलो छाप दीजिए, फिर थोड़ा आगे बात करते हैं इसके बारे में। प्रिंट ले लो बेटा इसकी। प्रिंट ले लिया क्या? चलिए, तो देखो पहली कठिनाई उसकी थी सेना का अव्यवस्थित होना, दूसरी थी मंगोलों का विद्रोह, यानी कुछ मंगोल दिल्ली के आसपास आकर आसपास वाले क्षेत्र में बस गए थे, वो नव मुसलमान कहलाए, और ये समय समय पर क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। ये भी समस्या थी किसके सामने? फिरोज तुगलक की। दूसरी, तीसरी बात करें हम खुदाबंद द्वारा विद्रोह, ये मोहम्मद बिन तुगलक की क्या थी? बहन थी। ये अपने बेटे दावर मलिक को क्या बनाना चाहती थी? सुल्तान बनाना चाहती थी। और चौथी जो समस्या थी, असंतुष्ट जनता, कि जनता इससे क्या थी? अभी असंतुष्ट थी। और पांचवी जो समस्या सबसे बड़ी है, वो ये थी रिक्त राजकोष। रिक्त राजकोष। कौन सा कोष? रिक्त राजकोष। इस समय खजाना क्या माना गया है? खाली माना गया है। खजाना क्या था? खाली था। किसकी वजह से खाली था? मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो यानी योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं में भरमार रूप से बहुत अधिक मात्रा में क्या यानी कि नष्ट हुआ था? पैसा नष्ट हुआ था। और फिरोज तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसको खाली खजाना हाथ लगा था। अब ऐसी स्थिति में वो शासन कैसे करे? तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उसका जो खजाना है वो क्या है? खाली है। खजाना क्या है? खाली है। तो ये समस्या उसके सामने सबसे बड़ी आ रही थी। और खजाना खाली कैसे हुआ था? ये भी आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में अत्यधिक धन खर्च हुआ था। इसलिए यानी कि अत्यधिक मात्रा में क्या हुआ? धन खर्च हुआ और आय नहीं हुई। आय नहीं हुई। जितनी भी योजनाएं थी उसकी क्या थी? असफल रही हैं, और किसी से भी आय नहीं हुई है। इसलिए भी उनका क्या था? राज खजाना या जो राजकोष है वो क्या था? रिक्त था, खाली था। नेक्स्ट बात करें अमीरों और उलेमाओं का भय। छठा है अमीरों व उलेमा का भय। फिरोज तुगलक को जिन अमीरों ने उसको गद्दी पर बैठाया था, उनका, साथ में फिरोज तुगलक क्या है? एक धार्मिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? धार्मिक व्यक्ति है। अतः वो अपने धर्म के गुरु, जिन्हें उलेमा कहा जा रहा है,
उनका उनका भी भय लगा रहता था, कहीं मैं ऐसा आदेश ना निकाल दूं कि ये मेरे से नाराज हो जाएं। तो इनका भी भय किसके सामने था? फिरोज तुगलक के सामने था। अतः ये नाराज हो गए तो मेरा क्या होगा? तो इस चीज को सोचो कि ये सारे के सारे यानी कि अमीर और उलेमा, इनका भय किसको सता रहा था? फिरोज तुगलक को सता रहा था कि कहीं मेरे कुछ गलत कार्य से या मेरे कुछ गलत यानी कि आदेश से ये नाराज हो गए तो भैया समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये कठिनाइयां किसके सामने आ रही थी? फिरोज तुगलक के सामने आ रही थी। तो छाप दीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। ये 6 कठिनाइयां थी जिनका अपन ने जिक्र किया। ले लिया प्रिंट बिठाओ। चलो मैं मिटा रहा हूं इसे। चलिए देखो, अब हम बात कर रहे हैं फिरोज तुगलक की राजस्व नीति के बारे में। राजस्व नीति किसकी बात कर रहे हैं अपन? फिरोज तुगलक की जो राजस्व नीति है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें राजस्व की आय व्यय या राज्य की, इसकी राज्य की आय व्यय का विवरण तैयार करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने क्या किया राजस्व में कि आय व्यय का जो विवरण है उसको तैयार करने की योजना बनाई है। क्या बनाई है? तैयार करने की योजना बनाई। और इसी के बारे में एक इतिहासकार है जिनका नाम है अफीक। अफीक के अनुसार, किसके अनुसार? अफीक, जो इतिहासकार माने गए हैं, इसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। एक आयोग का गठन किया गया का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है? एक आयोग का गठन किया गया तथा ख्वाजा हिसामुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद या जुनैदी, ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को, इसको ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को उसका अध्यक्ष चुना गया। बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया है? एक आयोग जो गठन किया गया है राजस्व की आय व्यय के लिए, उसका अध्यक्ष किसको बनाया है? ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को। ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी ने, किसने? ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी ने 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक राज्य का भ्रमण किया। भ्रमण यानी कि ये पूरे राज्य में क्या रहा? घूमता रहा और राजस्व निर्धारण किया। क्या किया है? राजस्व निर्धारण किया। 6 वर्ष तक पहले तो घूमा, जानकारी ली
कि भैया कितनी जगह कहां कहां पर कैसा कैसा क्या क्या पैदा हो रहा है और कितना पैदा हो रहा है, ये सारी जानकारी ली। और जानकारी लेने के बाद उसने राजस्व निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है? राजस्व निर्धारित किया। और राजस्व की ये राशि जो है, जो राशि जो निर्धारित की गई वो की गई थी 6,75,00,000 टका। 6,75,00,000 टका वार्षिक। कैसी है ये? 6,75,00,000 टका वार्षिक, वार्षिक तय किया कि भाई हमारे राजस्व का यानी कि पूरे साल का कितना पैसा आना चाहिए, 6,75,00,000 है ना, टका वार्षिक आना चाहिए। उस समय टका क्या थी? मुद्रा थी भैया। रोज के समय की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। कैसे आनी चाहिए? 6,75,00,000 टका वार्षिक आना निश्चय किया। किसने? ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी ने। किसने किया है? ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी ने। और यह सब जो निर्धारित किया है ना राजस्व, यह सब या यह राजस्व भूमि नाप के आधार पर निर्धारित किया। यह राजस्व भूमि नाप के आधार पर निश्चित किया भाई। कैसे किया है? भूमि नाप के आधार पर निश्चित किया है। किसने किया है? हिसामुद्दीन जुनैदी ने। ठीक है, याद रखना इनके साथ साथ और भी कार्य किए गए। पहला कार्य किया गया कि भूमिकर कर घटा दिए। भूमिकर घटा दिए गए। भूमिकर क्या कर दिए गए थे? घटा दिए गए थे। और 24 कर, कितने कर? भूमिकर को तो हटा ही दिया है, ठीक है, साथ में या कम कर दिया है, सॉरी हटाया नहीं है, घटा दिया है, कम कर दिया है। साथ में याद रखना 24 कर माफ कर दिए। कितने कर माफ किए हैं? 24 प्रकार के कर माफ कर दिए हैं, जिनमें मकान, चारागाह जैसे, मकान और चारागाह जैसे जो कर थे ना, इनको हटा दिया था। ये किसने लगाए थे? मकान और चारागाह अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऐसे करों को हटा दिया गया। छाप दीजिए, फिर आगे चलते हैं। छापो लाला। छाप दिया गया। छाप दिया। ठीक, देखो राजस्व में पहला कार्य उसने क्या किया? राजस्व की आय व्यय का विवरण तैयार करवाया और उसके तैयार करने के लिए एक योजना बनाई। और अफीक के अनुसार की बात करें तो उसने एक आयोग का गठन किया, जिसका प्रमुख किसको बनाया? ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को बनाया, अध्यक्ष बनाया। इसने किसने? ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी ने 6 वर्ष राज्य का क्या किया था? भ्रमण किया और राजस्व निर्धारित किया। और राशि कितनी निर्धारित कर दी? 6,75,00,000 रुपए या लाख टका, सॉरी 6,75,00,000 टका वार्षिक तय कर दिया। यह राजस्व भूमि नाप के आधार पर था। किसके आधार पर था? भूमि जो नाप की गई है ना, उसके आधार पर ये माना गया है। भूमि कर को क्या कर दिया? कम कर दिया गया।
और 24 कर माफ कर दिए, जैसे मकान और चारागाह कर जैसे कर उसने माफ कर दिए थे। चलिए आगे देख रहे हैं हम। देखो उसने यानी कि इन करों को तो माफ कर दिया, लेकिन कुरान के आधार पर, कुरान के आधार पर, पर कर लगाए। कुरान के आधार पर क्या लगाए हैं? कर। अब कौन कौन से कर लगाए हैं ध्यान रखना। पहला हम बात कर रहे हैं खिराज, खिराज। दूसरा खुम्सा, खुम्सा। तीसरा जजिया। चौथा जकात। चौथा कौन सा है? जकात। ये कर लगाए हैं। पहला खिराज, खुम्स, जजिया और जकात। खिराज, खुम्स, जजिया और जकात। देखो ये उपज का लिया जाता है, ठीक है। उपज का कितने परसेंट है ये तो निर्धारित आपको पता है, 40वां हिस्सा होता है। खुम्स, जो खुम्स वाला जो मामला है ये याद रखना लूट का कर होता है। कौन सा कर होता है? खुम्स। खुम्स ये लूट का कर होता है भाई। कैसा कर होता है? लूट का। यानी कि सेना कहीं भी जाएगी तो सेना द्वारा लूटा गया माल क्या कहलाता है? खुम्स कहलाता है। लूटा गया माल क्या कहलाता है? खुम्स कहलाता है। याद रखना इस चीज को। इसका इसका 1/4 भाग कितना? इसका 1/4 नहीं, सॉरी 1/5 भाग। इसका 1/5 भाग शाही कोष में या राजकोष में जमा होगा। राजकोष में जमा होगा। कितना होगा? 1/5। 4/5 भाग सेना आपस में बांटेगी। यानी कि 4/5 भाग तो सेना आपस में बांटेगी और 1/5 जो भाग है वो राजकोष में जमा होगा, ठीक है। तो यहां पर जो मामला है अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उल्टा किया था भाई। 4/5 तो जमा होगा और 1/5 जो है, ठीक है, वो सेना बांटेगी। ये अलाउद्दीन खिलजी का मामला था। लेकिन इसने क्या कर दिया? उसको उल्टा कर दिया। अर्थात 1/5 तो जमा होगा, 4/5 सेना आपस में बांट लेगी, ठीक है। ये निर्धारित कर लिया। और एक कैसा काम कर हुआ करता था? लूट का। जहां भी सेना जाती थी लूटपाट जो मचाया करती थी वो मामला इसमें शामिल होता था। किसमें शामिल होता था? लूटपाट वाला मामला शामिल होता था। तो याद रखना इस चीज को बच्चों कि लूट का जो कर है वो कौन सा है? खुम्स है। कौन सा है? खुम्स। दूसरी बात हम करें जजिया। किसकी? जजिया। जजिया कर। ये जजिया जो कर है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाता था। भाई आप मुसलमान हो, मुसलमान नहीं हो, आपकी रक्षा का भार किसके पास है? मुसलमानों के पास है, इसलिए आप क्या दीजिए? टैक्स। तो जो कर जो यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है वो कौन सा है? धार्मिक कर है। ये कैसा कर है? धार्मिक कर। धार्मिक कर। कौन सा कर माना गया है? धार्मिक कर माना गया है। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी ने और बलबन ने ब्राह्मणों को छोड़ रखा था कि ब्राह्मणों से ये कर नहीं लिया जाता था। दूसरा स्त्रियों से नहीं लिया जाता था और बूढ़े और बच्चों से नहीं लिया जाता था। अर्थात किससे लिया जाता था? नौजवान युवाओं से। नौजवान युवाओं से लिया जाता था। लेकिन इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर
पर भी कर लगा दिया। इसने क्या किया है, ब्राह्मणों के ऊपर भी कर लगा दिया है। ठीक है, इसने छोड़ा नहीं है इसे, इसने ठीक, चलिए टॉपिक पे आ जाइए कि यहां पर हम बात कर रहे थे कि जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। और ये धार्मिक कर था। कैसा था? धार्मिक कर। और ये इसने और जितने भी सुल्तान थे उन्होंने ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को छोड़ रखा था। लेकिन फिरोज तुगलक ने स्त्री, बच्चे और बूढ़े तो छोड़ दिए, लेकिन किसके ऊपर? ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। अर्थात ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला कौन था? फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक था। तो ये जजिया कर हुआ। इसके बाद हम बात करें कि इसने सिंचाई के लिए, कि राजस्व को बढ़ाने के लिए, राजस्व कब बढ़ेगा? जब कृषि उत्पादित ज्यादा होगी, अर्थात उपज ज्यादा होगी। तो इसको कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए सिंचाई किसकी व्यवस्था की है? सिंचाई के लिए नहरें बनवाई है। क्या बनवाई है? नहरें बनवाई है। सिंचाई के लिए इसने क्या बनवाई है? नहरें, ताकि उपज बढ़े, और उपज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? कर बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। इसलिए इन्होंने कृषि को बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की, और सिंचाई में क्या बनाई? नहरें बनवाई। सिंचाई के लिए क्या बनवाई है? नहरें बनवाई है। छापिए बेटा, जगह कम है, मैं आगे और भी लिखता हूं इसमें। छाप दीजिए। लिख लिया ना? वेरी गुड। चलिए, हाँ, हम बात कर रहे थे इसने क्या किया, राजस्व के आगे ही हम बात कर रहे थे। तो में लिया है कृषि उपज का 1/10वां भाग, किसके रूप में लिया है? कर के रूप में लिया है। किसके रूप में लिया है? कर के रूप में इसने लिया। इतना ही नहीं, इसने क्या किया? सैनिकों को, किसको? सैनिकों को। याद रखना, राजस्व में चल रहे हैं हम, अभी बाहर सैनिक पे नहीं गए। सैनिकों को वेतन की जगह, किसकी जगह? वेतन की जगह जागीर देना प्रारंभ कर दिया। जागीर देना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया है? सैनिकों को वेतन की जगह जागीर देना प्रारंभ कर दिया। कह दिया कि भैया मैं कौन होता हूं किसी की जागीर छीनने वाला? ठीक है, अर्थात मैं तो एक व्यक्ति हूं। तो वो कहता है कि भैया आपको वेतन की जगह क्या दी जा रही है? जागीर। यहां से जो आय मिलेगी, यहां से जो आय होगी, राजस्व आय, वो आपका वेतन होगा। ठीक है, ये निर्धारित कर दिया इसने। इसने एक कार्य और भी अच्छा किया।
वो बहुत अच्छा कार्य है। देखो, व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? व्यापार को बढ़ाने के लिए कर, व्यापार को बढ़ाने के लिए कर हटा दिए। जो चुंगी कर हुआ करता था, जो टैक्स हुआ करता था, आयकर जिसे बोलते हैं, उसको हटा दिया गया। व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रवेश कर जो होता है या जो आयकर होता है उसको हटा दिया गया। अब चुंगी कर समाप्त हो गया तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा लोग व्यापार करेंगे। तो ये व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है। उसने टैक्स को क्यों हटाया है? ताकि व्यापार बढ़ जाए, इसलिए इसने कार्य किया है। इन सभी से देश की संपन्नता या देश की इन सभी से देश की राजस्व व्यवस्था, किसकी? इन सभी से देश की राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था की संपन्नता बढ़ने लगी। हम कह सकते हैं कि जो संपन्नता है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी। इन सभी कार्यों से, जो कार्य किए गए थे, 7 कार्य जो उसके द्वारा, इनके कारण जागी, हाँ, यानी कि फिरोज तुगलक के समय आय बढ़ी, और आय जैसे बढ़ी ना तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति कैसी हुई? मजबूत हुई, आर्थिक रूप से मजबूत हुई। तो ये सारे कार्य उसने किसमें किए थे? राजस्व व्यवस्था में किए थे। छापिए लला। छाप दिया गया। चलिए, अब हम देख रहे हैं सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था कौन सी व्यवस्था? सिंचाई व्यवस्था।